आज के डिजिटल दौर में फेक डोमेन के जरिए वेबसाइट बनाना बहुत आसान हो गया है और स्कैमर इसी मौके का फायदा उठाकर असली सरकारी वेबसाइट की नकली वेबसाइट बना दे रहे हैं। सोचिए, आप आधार से कोई काम कराना चाहते हैं या आधार अपना डाउनलोड करना चाहते हैं और आप किसी ऐसी वेबसाइट पर चले जाते हैं जो कि सरकारी सेवा केंद्र के नाम पर खुला हुआ है, लेकिन उसके अंदर दरअसल जालसाज बैठे हुए हैं और वो आपके नकली आधार, नकली पैन कार्ड, नकली दूसरे तरह के सर्टिफिकेट्स डाउनलोड कर रहे हैं और आपके असली जो तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक रिपोजिटरी अपने पास बना रहे हैं ताकि उनका बेजा इस्तेमाल हो। विस्तार से आज इस नए फ्रॉड के बारे में आपको बताएंगे, किस तरह से मॉडस ऑपरेंडी होती थी, ये डॉक्यूमेंट फ्रॉड जो हो रहा है, कैसे इससे लाखों लोगों को चूना लगाया गया है और कैसे ये आपके पैसे के लिए, आपकी आइडेंटिटी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले रिपोर्ट देखिए, समझिए मामला, मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। क्या आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड वाकई में असली है? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश भर में हजारों लोग फर्जी दस्तावेजों के जाल में फंस चुके हैं। क्लाउडसेक की रिपोर्ट बताती है कि ठगों ने सरकारी सेवाओं की नकली वेबसाइटें बनाकर लाखों रुपयों की ठगी कर चुके हैं। साइबर सिक्योरिटी फर्म क्लाउडसेक की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से अब तक 1,67,391 फर्जी दस्तावेज बनाए जा चुके हैं। जालसाजों द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC जैसी सरकारी सेवाओं की नकली वेबसाइटें बनाकर भोले भाले लोगों को ठगा जा रहा है। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज शामिल हैं। अब जरा इस फ्रॉड के आंकड़ों पर गौर करिए। एक फर्जी वेबसाइट से ठगों ने 40 लाख रुपए कमाए। 2,727 ऑपरेटर CSC और साइबर कैफे के जरिए इस गोरख धंधे में शामिल थे। 1800 से ज्यादा डोमेन इसी तरह की धोखाधड़ी के लिए बनाए गए। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य कौन से हैं, ये भी जान लीजिए। बिहार में 55.9% फर्जी दस्तावेज पकड़े गए। वहीं उत्तर प्रदेश में 22.6% लोग इसी ठगी का शिकार हुए। झारखंड में 6% नकली दस्तावेज बनाए गए। फर्जी वेबसाइट के जरिए कैसे फर्जीवाड़ा किया जाता है, ये भी समझिए। ठग असली सरकारी वेबसाइट जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट बनाते हैं। लोग इन वेबसाइटों पर अपनी पर्सनल डिटेल्स डालते हैं। कुछ ही मिनटों में उन्हें फर्जी आधार, पैन या जन्म प्रमाण पत्र मिल जाता है। बाद में इन्हीं नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल अपराधों के लिए किया जाता है। नकली वेबसाइट के जरिए फर्जीवाड़े को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। सरकार के मुताबिक डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन प्रक्रिया और मजबूत होगी। सरकारी वेबसाइट्स की सिक्योरिटी को अपग्रेड किया जाएगा। ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएंगे। अगर आप भी ऑनलाइन कोई सरकारी डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं तो ध्यान रखें कि केवल सरकारी वेबसाइट gov.in से ही आवेदन करें। किसी अनजान वेबसाइट पर अपनी पर्सनल डिटेल्स न डालें। अगर कोई वेबसाइट आपको संदेहास्पद लगे तो साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें। फर्जी पहचान पत्रों का ये खेल सिर्फ आम आदमी की जेब पर ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा पर भी भारी पड़ सकता है। इसलिए सतर्क रहें, जागरूक बनें और किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड का हिस्सा न बने। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बहुत ही ये खतरनाक और बड़ा डार्क ये पूरा फ्रॉड है और कैसे एक आधार और पैन ऑथेंटिकेशन का क्या अब एक स्ट्रॉन्गर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म आना चाहिए। क्या जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं या उनका जो इम्पर्सोनेशन हो रहा है उसका लगातार ऑडिट और सिक्योरिटी अपडेट्स होने चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस कैसी होनी चाहिए, जो ये फ्रॉडुलेंट जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं इनके नाम पर कैसे एजुकेट किया जाए सिटीजन्स को। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो आज के शो में हम चर्चा करने वाले हैं खास मेहमानों के साथ। स्वागत करते हैं, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध बत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिक्योरिटी रिसर्चर है क्लाउडसेक। क्लाउडसेक वही ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस बड़े फ्रॉड का खुलासा किया है। गुड इवनिंग अनिरुद्ध, वेलकम टू द शो। हमारे साथ हैं शेखर पवार, फाउंडर हैं SecureCloud.in के। बहुत बहुत स्वागत है पवार साहब आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत माली, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट। डॉक्टर माली, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। अनिरुद्ध, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ। थोड़ा सा बताइए कि ये कैसे ये लोग काम करते थे, ये प्रिंट स्टील गैंग क्या है
और कैसे ये जो सरकारी सेवा केंद्र होते हैं उनके नाम पर, उनकी आड़ में कैसे ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे थे और कौन लोग इनके शिकार थे? जी सर, बिल्कुल। तो सर आइडिया बड़ा सिंपल था, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मतलब ऐसा देश है जिसमें एक-एक कस्टमर या एक-एक आदमी से बहुत ज़्यादा पैसा फ्रॉड में नहीं निकाला जा सकता। ये क्योंकि हम थोड़ा-सा मतलब पॉवर्टी वाला स्ट्रिकन देश है हमारा, ज़्यादातर हमारे लोग कम पैसा कमाते हैं। इसीलिए आइडिया ये था कि हम ज़्यादा नंबर ऑफ लोगों से जो अफेक्टेड क्या बोलते हैं, जो ज़्यादा लोग जो सर्विसेज़ यूज़ करते हैं, हम उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। ये बड़ा सिंपल सा आइडिया है, किसी भी थ्रेट एक्टर या जो भी इस टाइम पे जो ये स्कैम करते हैं, उनका बड़ा सिंपल सा आइडिया है। तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको तब होता है जब वो गवर्नमेंट वेबसाइट्स को इम्पर्सनेट करते हैं या फिर गवर्नमेंट वेबसाइट्स के पीछे जाते हैं। क्योंकि मोस्टली या जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग हैं, वो अफेक्टेड होते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट से। तो हुआ ये कि उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि अगर मैं एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी एक सर्विस को इम्पर्सनेट करूंगा और इवेंचुअली उसको उसके नाम पे एक-एक बंदे से कुछ 25 से 30 रुपए, 40 रुपए अगर मैं लेता हूँ कोई सिंपल सर्विस के, तो ज़्यादा नोटिस में नहीं आएँगे और लंबा हम ये स्कैम चला पाएँगे। तो आइडिया ये था, बट एक-एक डोमेन से या एक-एक इन्होंने जो डोमेन हाइलाइट करी, उससे 40-40 लाख तक का इन्होंने फ़ायदा उठाया है। आइडिया ये था कि उन्होंने 3 लेवल स्कीम स्टार्ट करी थी। जिस बंदे ने या जिस एक थ्रेट एक्टर ने जिसकी थोड़ी-सी समझ थी कि वेबसाइट बनाते कैसे हैं और इन सबको हैंडल कैसे करना है, उसने एक वेबसाइट बनाया और फिर उसने अपने अंडर लोगों को रिक्रूट किया, जो कि साइबर कैफे हो गया या नॉर्मल आपकी जो दुकानें हो गई, उनको बोला जाके कि तुम इस लोगों को इस पे रीडायरेक्ट करो और बताओ कि इनसे मतलब कि ये वेबसाइट यूज़ करें डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, आपका वोटर कार्ड बनाने के लिए, आधार कार्ड बनाने के लिए और फिर आप उनको वहाँ रीडायरेक्ट करोगे, जो अगर कोई बंदा आपके पास आता है, तो वो आप मतलब ट्रस्टेबल है, तो आपने एक ट्रस्टेबल बाय ट्रांसपेरेंस ट्रस्टेबल वेबसाइट भी होगी। तो इसलिए लोग जनरली देखते नहीं है कि कहाँ पे अपना पीआई डाल रहे हैं या पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। तो ये है नींव इस पूरे स्कैम की और ये स्टार्ट हुआ था कुछ सालों पहले और अभी तक बड़ा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। पहले सिर्फ प्रिंट का था, अब साथ में पैसा भी आने लगा है। पहले सिर्फ डेटा इकट्ठा होता था, अब प्लस उन्होंने एक-एक डॉक्यूमेंट का पैसा भी लेना स्टार्ट किया। तो दिस इज़ मतलब ये बड़ा स्मॉल में मैंने समझाने की कोशिश करी थी स्कैम। एब्सोल्युटली। अब आपने पूरा मॉडस ऑपरेंडी बताया, मुझे थोड़ा सा एग्जांपल के जरिए बताइए। सपोज मैं एक आम शहरी हूँ और मुझे अपने पैन कार्ड की डिटेल्स अपडेट करनी है या आधार कार्ड मुझे डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट मुझे चाहिए, तो कैसे मुझे ये फ्रॉड के चक्कर में फंसाते थे? मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि जो लोग अब आइंदा से पैन कार्ड अपडेट करने जाएंगे, आधार कार्ड डाउनलोड करने जाएंगे, कोई भी ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनाने जाएंगे, उनको विद एग्जांपल बताइए कि मेरे साथ क्या होता था। जी, तो सर आजकल तो बहुत ही आसान कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप गूगल भी कर रहे हैं मतलब एक आम शहरी अगर इंटरनेट का एक्सेस है, सबसे पहले अगर आप गूगल कर रहे हैं, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप कि अगर मैं इतना अगर मुझे इंटरनेट का एक्सेस है और मैं गूगल करता हूँ आधार अपडेट या आधार डाउनलोड, तो सिर्फ ये देखना है कि जिस वेबसाइट पे आप क्लिक कर रहे हैं गूगल करने के बाद भी वो government.in वेबसाइट है या nic.in वेबसाइट है। ये दोनों वेबसाइट गवर्नमेंट चलाती हैं, बाकी कुछ भी हो वो गवर्नमेंट नहीं चलाती है। इसका रीजन ये है कि कभी-कभार क्या होता है इन लोगों को समझ में आ गया कि गूगल पे अगर मैं अपना एड खरीद लेता हूँ और सबसे ऊपर अपना वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ, तो मुझे वहां से भी ट्रैफिक मिलता है। इसीलिए ये यूजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी वो किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करें गूगल करने के बाद भी, तो ध्यान रखें कि government.in या nic.in वेबसाइट पे ही जाएं। और ये हो गया तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, अपने लोकल सिम या फिर अपने लोकल रिचार्ज जहां से आप कराते हैं वहां से कराने की जरूरत नहीं है। आपके आधार केंद्र बने हुए हैं जो ट्रस्टेड हैं, गवर्नमेंट ऑपरेटेड हैं, सिर्फ वहीं जाएं। तो ये 2 तरीके हैं जहां पे आप मतलब जो आपको जनरली यूज करने चाहिए तो अपने आप को बचा के रखने के लिए कि आप कहीं अपनी गलत जगह पे पैसे नहीं दे रहे हैं, गलत जगह पे अपना डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये इस तरह से पूरा का पूरा फ्रॉड होता था और ये मास प्रोडक्शन होता था एक तरह से आप कह सकते हैं फेक डॉक्यूमेंट्स का, जिसमें आपके आधार, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, तो कुल मिला के आपको जो अंततोगत्वा जिस चीज़ का प्रिंट मिलता था वो एक काउंटरफीट आधार कार्ड या
काउंटरफीट दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते थे जो कि बिल्कुल जेन्युइन लगते थे, लेकिन दरअसल वो नकली होते थे और इसका चार्ज वो फीस के रूप में आपसे ले सकते थे। और इस तरह से उन्होंने लाखों इकट्ठे करे। 1800 से ज़्यादा फेक वेबसाइट्स आपके रिसर्च में खुलासा हुआ है। पवार साहब, अब ये क्या ये पूरे सिस्टम में हमारा जो डिजिटल इकोसिस्टम दुनिया में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाला, वेल एक्सेप्टेड, वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड हमारा जो डिजिटल इकोसिस्टम है, उस पे ये किस तरह के थ्रेट्स दे रहा है सर? सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं है, पूरे दुनिया में ऐसे स्कैम्स होते रहते हैं और हो रहे हैं। और इसमें बहुत बड़ी इकोसिस्टम चल रही है जिसमें माफियाज इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत सारे सिस्टम के लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसको जड़ से निकालना बहुत ही धीरे धीरे होगा, ऐसे नहीं एक दिन में होगा। हम लोग एक वेबसाइट अगर बंद करेंगे या एक ग्रुप को हम लोग पकड़ेंगे, अगर FBI या हमारी पुलिस पकड़ेगी, तो दूसरा ग्रुप कहाँ पे तो चालू होगा। तो ये विद द टाइम हमारे कंट्रोल में आएगा। लेकिन जैसे सर ने बताया वैसे ही gov.in या nic.in ऐसे जो एक्सटेंशन रहते हैं वेबसाइट के, वो हमारे देश के लिए या हमारे गवर्नमेंट की वेबसाइट्स रहती है, तो उनके ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए। दूसरी बात मैं बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा यहाँ से कि कल की ही न्यूज़ है, जैसे होंडा इंडिया का डेटा लीक हो गया और करीबन 32 लाख के करीब 32 लाख के करीब डेटा जो है कस्टमर का वो लीक हो चुका है, ऐसे न्यूज़ आई है। लेकिन अभी तक कंपनी से पुष्टा ऐसे कुछ ऐसा संदेश नहीं आया है न्यूज़ में, लेकिन जितनी जानकारी मेरे पास है, तो ऐसे जो हैक हो रहे हैं या ऐसे जो डेटा ब्रीच हो रहे हैं, तो उसमें कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस, उसका आधार कार्ड या पैन कार्ड, बहुत सारी चीजें जो लीक होती है, उसको ये जो अभी जो हम लोग जो केस के बारे में बात कर रहे हैं, वेबसाइट जो जाली या फेक ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाती है, उसमें ये डेटा को सिंक करके ये बहुत बड़ा क्राइम हो सकता है जो लोगों की आइडेंटिटी थेप कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको शेखर पवार का आधार कार्ड, एड्रेस और आधार नंबर और आपको उसका पूरा जानकारी मिल जाता है, आपको सिर्फ फोटो चेंज करना है और वो डॉक्यूमेंट पूरा शेखर पवार का आइडेंटिटी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे भी आप जाओगे, आप आपका फोटो प्रूफ दिखाओगे तो ऐसे लगेगा कि शेखर पवार आप ही हो। तो सरल भाषा में मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे किसी की भी आइडेंटिटी या किसी का भी व्यक्तित्व या पहचान चुराई जा सकती है। तो ये बहुत संदिग्ध थ्रेट है, साइबर थ्रेट है हमारे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए। एब्सोल्युटली, ये आपने बिल्कुल सही कहा। और इस पूरे केस से डॉक्टर माली एक बात समझ में आ रही है कि एजेंसीज कुछ भी कर लें, ये फ्रॉडस्टर्स आपसे आगे ही रहेंगे। आप मतलब एजेंसीज डाल तो ये फ्रॉडस्टर्स पात। और जैसा शुरुआत में अनिरुद्ध ने कहा कि बहुत ही क्लियर कट विजन था कि एक साथ तो हम बड़ा फ्रॉड करेंगे तो फंस भी जाएंगे, और उसमें आजकल जागरूकता भी हो गई है, तो क्यों ना 10, 20, 30, 40 रुपए वाले फ्रॉड करें और मास लेवल पे करें, और ऐसे फ्रॉड करें जो कि लो प्रोफाइल भी लगें और मास में इनको पैसा भी मिल पाए। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, और जो हमारी एजेंसीज हैं उनके लिए किस तरह की चुनौती अब देख रहे हैं? पहले वाला जो ये फ्रॉड होते थे, ये वेबसाइट्स बहुत सालों से मौजूद है। मेरे पास जो ये वेबसाइट बनाता था, वो मैंने उस क्लाइंट का बेल भी लिया हूँ, तो अरेस्ट भी हुए शुरुआत में। और वो मजे वाली बात ये थी कि उसको चलाने वाला यूके वाला बंदा था, उसका मास्टरमाइंड यूके से आता था। Okay. अभी जो ये पकड़ा गया है, ये नया स्वरूप है जिसमें वो फर्जी कागज देते हैं। पहले क्या करते थे, फर्जी वेबसाइट बनाते थे और आपसे पैसा ले लेते थे, लेकिन आपको जो मिलता था वो रियल में नहीं मिलता था, मतलब आपको सिर्फ दूसरे वेबसाइट पे जाके छोड़ देते थे। अभी ये जो फर्जीवाड़े का चलन शुरू हुआ है, इसको अगर रोकना है तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि अवेयरनेस होना चाहिए जनता में कि कौन सी वेबसाइट पे आपको सही वाला चीज मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात कि गूगल को भी रोकना कहीं ना कहीं जरूरी है, बिकॉज जब आप कुछ ऐसी चीजें ढूंढते हो तो इनकी वेबसाइट्स गूगल पे नंबर 1 पे आ जाती है। तो गूगल एज एन इंटरमीडियरी जहां पे लोग जाके सर्च करके फंस जाते हैं, उनके ऊपर भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, या फिर सरकार की ऐसी एजेंसी हो
जब ऐसा कुछ हो रहा हो तो तुरंत गूगल के साथ समन्वय करके उसे बंद कर दे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे हम बोल तो रहे हैं कि हम .gov.in वेबसाइट यूज करो या .nic.in वेबसाइट यूज करो, लेकिन सरकार भी कई बार ऐसी कंपनियां बना देती है जिसका नाम .in से होता है। जैसे अभी हम डिजी यात्रा यूज कर रहे हैं, तो डिजी यात्रा .in चला रही है उन लोग वेबसाइट। तो सरकार को भी कोई भी जो ई गवर्नेंस डिलीवरी या सरकार से संबंधित जो चीजें हैं, उन्हें .gov.in या .nic.in के अलावा कोई डोमेन यूज नहीं करना चाहिए। जो एजेंसीज है उनको तो दिक्कत आने वाली ही है, क्योंकि इतना सारा डेटा बाहर जाएगा, इतना सारा फर्जी डेटा से यहाँ काम होगा। आधार का डेटा लीक सिर्फ इतना लीक नहीं करते, बल्कि फिंगरप्रिंट्स तक उन्होंने बना लिया। हमने पिछली भी चर्चा की थी कि भाई रेजिन के साथ उन्होंने फिंगरप्रिंट तक बना लिए। तो ये नेशनल सिक्योरिटी का भी बड़ा मामला उभर के आ रहा है। वैसे तो कानूनन ये चीटिंग है, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की फोर्जरी है, ये आइडेंटिटी थेफ्ट है अंडर आईटी एक्ट, ये पर्सोनेशन का गुनाह है। सारे बड़े इन पे कानून के कलम लागू होते हैं और इन्हें लंबे इसके लिए अंदर रखा जा सकता है अभी। एब्सोल्युटली। और आपने जो एक बहुत बड़ा एंगल जोड़ दिया एंड विच इज़ जेन्युइन एंड शायद ज़्यादा अलार्मिंग है, और वो ये है कि ये पूरा का पूरा सिर्फ एक मामूली फ्रॉड का केस नहीं है, बल्कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू भी हो सकता है। क्योंकि आप देखिए कि इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस के पूरे मामले इसमें बन रहे हैं। नेटवर्क जो यूज़ करते थे, टेलीग्राम ग्रुप्स का यूज़ करते थे, इलिसिट एपीआईज का इस्तेमाल करते थे टू रिमेन अनडिटेक्टेड, और लगातार अपने डोमेन चेंज करते रहते थे और लॉ इन्फोर्समेंट को इवेट करते थे। तो आप ये मत समझिए कि एक व्यक्ति गया और उसने कोई दूसरी वेबसाइट पे अपने डॉक्यूमेंट डाले, उसको फर्जी आधार मिल गया, वो घर चला गया 20-30 रुपए देके। नहीं, ये पूरा का पूरा इश्यू एक नेशनल सिक्योरिटी से जोड़कर भी देखा जा सकता है, क्योंकि कल के दिन कोई भी इस तरह के बड़े फ्रॉड कर सकता है। न जाने उसके मन में क्या इंटेंशन हो, देश को नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन हो। छोटे से ब्रेक के बाद हम आगे चर्चा करेंगे कि इसको रोका कैसे जाए, क्योंकि आप देखिए फेक क्यूआर कोड्स का इस्तेमाल हो रहा है, साइबर कैफेज अगर मिडिलमैन की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, तो कैसे निगरानी किस किस लेवल तक हमें करनी होगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। इतनी तो हमारे पास, हमारी पुलिस और हमारी एजेंसीज के पास मैन पावर नहीं है, वर्कफोर्स नहीं है। तो इस लेवल तक जाकर कैसे वहां पर निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल। छोटे से ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अनिरुद्ध, आपके पास आऊंगा और आपकी रिपोर्ट में, क्लाउडसेक की रिपोर्ट में बहुत एम्फेसाइज करके फाइनेंशियल थ्रेट्स और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स का भी जिक्र किया गया है। हमें बताइए कि कैसे ये फेक डॉक्यूमेंट्स, टेरर फाइनेंसिंग, टैक्स फ्रॉड, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये कैसे इस लेवल तक के थ्रेट्स पैदा कर रहे हैं? डेफिनेटली सर, आई थिंक सर ने काफी अच्छा कवर किया था पहले, क्योंकि फर्स्ट लेवल ऑफ स्कैम जो पहले होता था वो था कि मैंने सिर्फ पैसा दिया और फिर उसके बाद मुझे मतलब मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मिला इन रिटर्न, बट मैं एज अ स्कैमर वो पैसा लेके और मैं गायब हो गया। सो इट वाज अ वेरी स्मॉल स्केल, छोटा स्केल का स्कैम था, कुछ टाइम के लिए चलता था और फिर उसके बाद लोगों को पता लग जाता था कि ये झूठ है और आगे काम नहीं बनता था। बट अब क्या हो गया है, इन लोगों ने इनकी एक मतलब स्पेशलिस्ट अप्रोच आ गई है, जिसमें एक टेम्पलेटाइज बेस्ड इन लोगों ने वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और इन सब का टेम्पलेटाइज वर्जन बना दिया। सो विथ दी आई थिंक एलएलएम और इन सब की एडवेंट से आजकल कोड लिखना भी बहुत मुश्किल नहीं रह गया है विद सच सिंपल, ये तो काफी सिंपल एग्जांपल्स हैं। अगर मेरे पास एक बेसिक टेम्पलेट है तो मैं उसके ऊपर सुपर इम्पोज करके किसी की भी पिक्चर और एक क्यूआर कोड लगा देता हूँ। अब वो क्यूआर कोड भी रीडायरेक्ट करता है एक फेक वेबसाइट पे, बट वो फेक वेबसाइट लगती बिल्कुल सिमिलर है। तो अगर मैं कहीं और भी अगर वो प्रूफ दिखाना चाहूं कि ये एक्चुअली ट्रू है कि फॉल्स है, जो कि सर आई थिंक पहले भी मेंशन कर रहे थे, वो भी उसमें वो ट्रू ही लगेगा अनटिल एंड अनलेस कोई स्पेसिफिकली यूआरएल को जहां पे आप गए हैं वो देखें कि वो government.in है कि nic.in है कि नहीं है। जब तक वो आप कंफर्म नहीं करेंगे तब तक दिखेगा कि है ये, मतलब बिल्कुल ट्रू दिखेगा, एज सेम एज, मतलब जब तक आप बायोमेट्रिक है ये सब कंफर्म नहीं करेंगे तब तक सब कुछ सेम लगेगा। तो अब इसको दो तरीके से यूज किया जाता है। एक, वो
यूजर हो गए या ये वो कस्टमर हो गए, विक्टिम्स हो गए जो कि एक्चुअली जिनको शायद अपनी डेथ सर्टिफिकेट बनवानी हो या फिर कुछ मतलब एक रिलेटिव की डेथ सर्टिफिकेट बनवानी हो या आधार कार्ड डाउनलोड करना हो, या तो वो एक लेजिटिमेट विक्टिम हो गया। एक वो हो गए जिनको मतलब मेरे को किसी फ्रॉड के लिए एक दूसरा सेकंड लेवल ऑफ फ्रॉड करना है किसी और के साथ या इंपर्सनेट करना है किसी और को, तो मैं उसके लिए 25-30 रुपीज दूं और किसी के भी नाम पे एक फोटो देकर आधार कार्ड डाउनलोड कर लूं। हम्म, तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने मतलब रिपोर्ट में दिखाया भी है कि आप किसी के भी नाम पे एक छोटी सी फोटो देके एक आधार कार्ड बनवा सकते हो और वो एक आधार कार्ड का नंबर एक बेसिक टेम्पलेट में आपको बना के दे देगा। सो ये इंपर्सनेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहीं भी यूज हो जाते हैं, अनटिल एंड अनलेस आप हम हर जगह वेरीफाई कर रहे हैं, बायोमेट्रिक्स वेरीफाई हो रहे हैं, जो कि हमको पता है कि काफी जगह नहीं होते हम्म, कि आधार की वैलिडिटी कितनी है। जब तक हम वो वेरीफाई नहीं कर रहे तब तक ये स्कैम दो तरीके से यूज होता है। एक तो लेजिटिमेट लोगों को जिनको मतलब आधार कार्ड शायद डाउनलोड करना हो और उनको absolutely, पता नहीं डाउनलोड कहाँ से करना है, और दूसरा जिनको पता है कि ये फ्रॉड है और वहां से वो डाउनलोड करके इंपर्सनेशन आगे इस फ्रॉड की चेन को आगे लेके जाते हैं। तो ये absolutely. दो तरीके के फ्रॉड है। बिल्कुल। और ये दो तरीके ये बताने को मेरे ख्याल है कि पर्याप्त हैं कि कैसे इनकी परिधि में पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का कोलैप्स हो जाना, नेशनल सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा थ्रेट, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास अगर एनोनिमिटी की पावर है, फेक डॉक्यूमेंट बनाने की पावर है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और स्वाभाविक रूप से इस पर अब एजेंसी लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। पवार साहब, ये जो फ्रॉड का राइज है, इसमें किस तरह के विजिलेंस हमको दिखानी पड़ेगी, किस तरह के प्रोएक्टिव साइबर सिक्योरिटी मेजर्स हमको करने पड़ेंगे ताकि पूरा जो डिजिटल आइडेंटिटी इकोसिस्टम है उसका सेफगार्ड हो सके? देखिए, भारत सरकार ने ये जो संचार साथी का जो वेबसाइट बनाया हुआ है, संचार साथी.gov.in, मुझे लगता है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचा नहीं है। मैं बहुत बार रेडियो और टीवी पे आके जागरूकता फैला रहा हूँ। तो उसमें जाके कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल फोन या अपने आधार कार्ड से जुड़े हुए जितने सिम कार्ड है उनकी लिस्ट देख सकता है। अगर कोई व्हाट्सएप कॉल या कोई सस्पिशियस कॉल्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं तो उनको रिपोर्ट कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें भारत सरकार पिछले 2-3 साल से बहुत एग्रेसिवली कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कहीं ना कहीं वो लोगों तक पहुंच नहीं रही है और गांवों तक पहुंच नहीं रही है। उसके लिए हमें कुछ संघर्ष करना पड़ रहा है। नहीं, वो एक अच्छा आइडिया है पवार साहब, वो लेकिन क्या है कि वो उसमें आपको खुद जाकर उस वेबसाइट पर जाकर अपने चेक करने पड़ेंगे या शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी। कुछ ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से, हालांकि मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट इस पे बहुत अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन ये अपहिल टास्क बनता जा रहा है कुछ ऐसा कि गवर्नमेंट प्रोएक्टिव होके इस तरह के गैंग्स का सफाया करे, इस तरह के फ्रॉड्स का आइडेंटिफिकेशन करे। क्लाउड सेक हो गए, आप लोग हो गए, सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं कि अलर्ट आए, फ्रॉड कहीं पर भी हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग तेज हो पाए। इसके लिए क्या करना होगा? इसमें कुछ खामियां हैं। जैसे ये जो सर्वर्स रहते हैं, ये ऐसा नहीं कि हमारे कंट्री के बॉर्डर के अंदर है। ये रशिया में हो सकते हैं, दुबई में हो सकते हैं। लेकिन जो भी कोई कंपनी अगर कोई वेबसाइट अगर रजिस्टर करे, जैसे एग्जांपल गोडैडी के पास अगर होस्टिंग सर्विस लेती है, तो उनकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन और पूरी जानकारी वो कंपनी के पास होनी चाहिए, होस्टिंग प्रोवाइडर के पास। मुझे लगता है ये जो मैंने इनकी केस स्टडी पढ़ी, तो इसमें मुझे पता चला कि उसमें बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स से उन्होंने वहां से डोमेन्स खरीदे और वहां पे होस्टिंग सर्वर भी खरीदे। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारी जगह पे पर्सनल व्यक्ति भी अपनी कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करके कोई भी होस्टिंग खरीद सकता है, कोई भी वेबसाइट बना सकता है। Yes. लेकिन वो डॉक्यूमेंट भी हो सकती है कि वो फेक हो। तो इससे हमें सुधारना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, दैट्स अ बिग लूप होल। क्योंकि अगर गवर्नमेंट वेबसाइट्स का इंपर्सोनेशन हो रहा है तो कम से कम उसका एक रेगुलर ऑडिट तो होना ही चाहिए। कम से कम जो गवर्नमेंट की वेबसाइट से मिलते जुलते नाम हैं उनका आपको रेगुलर ऑडिट करने में या सिक्योरिटी अपग्रेड्स करने में क्या टाइम लगता है? तो इसके लिए तो कम से कम कमर कसनी चाहिए, एक मैकेनिज्म सेपरेटली बनना चाहिए। डॉक्टर माली, आप क्या सलाह देंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क हो गया है ये गवर्नमेंट के लिए भी, एजेंसीज के लिए। क्या करना होगा सर संक्षेप में? साइबर क्राइम पैंडेमिक बन चुका है और अभी जो उसका इलाज कर रहे हैं वो दवाखानों में कर रहे हैं। तो इसे और जो भी इलाज हो रहा है वो
हम उसके रिएक्शन में कर रहे हैं कि बीमारी हो जाती है, फिर हम जागरूक होते हैं। प्रोएक्टिव मेजर्स जो है ना, साइबर क्राइम फॉर प्रिवेंशन फॉर साइबर क्राइम, ये जो प्रिवेंशन वाला ये है, इसमें सरकार को ज्यादा पैसा खर्च करने को जरूरी है, और इसमें इनको ज्यादा ऐसी जो वॉचडॉग काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है जो ये सब चीजें आप जैसे बोल रहे थे कि चेक करें कि हमारी कोई साइट का डुप्लीकेशन ना हो रहा है, कंटेंट डुप्लीकेशन एक आराम से एआई के माध्यम से चेक होने वाली टेक्नोलॉजी है। कंटेंट डुप्लीकेशन आपको मिल रहा है तो आप उस साइट को तुरंत बंद करवा सकते हैं, क्योंकि कॉपीराइट सरकार के पास है। तो ये खुद के ही बनाए हुए लॉज को यूज करके, नई जो टेक्नोलॉजी है एआई को यूज करके, अगर कंटेंट डुप्लीकेशन को भी एक्टिवेट करते हैं ये, तो ये ऐसा जो बहुत इंपॉर्टेंट आपने, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है सजेशन दिया है सर आपने। अगर आपका डोमेन डुप्लीकेशन हो रहा है, कंटेंट डुप्लीकेशन हो रहा है, तो ये तो एआई पर छोड़ दीजिए, इस पे तो आपको मैन पावर की आवश्यकता भी नहीं है। बट आपके साथ चर्चा में तो हमें बहुत आसान सा ये लग रहा है, बट आई एम श्योर इसमें गवर्नमेंट ज़रूर कुछ ना कुछ सोचेगी। और ये टास्क कितना भी बड़ा हो, लेकिन देश हित के लिए, आम जनता के हित के लिए, और इस देश की सुरक्षा के लिए, और फिनेंशियल सिस्टम में कोई गड़बड़ी ना आए उसकी सुरक्षा के लिए ये कदम उठाने अपरिहार्य होंगे। देखते हैं गवर्नमेंट इस पे क्या स्टेप लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध, आप आए। आपकी और क्लाउडसेक की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया है, एक बड़े फ्रॉड का खुलासा किया। कीप डूइंग गुड वर्क। थैंक यू सो मच फॉर हमारे लिए समय निकालने के लिए। शेखर पवार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह वक्त निकालते हैं। डॉक्टर प्रशांत माली, थैंक यू सो मच सर, आपका अमूल्य समय रोज मिलता है। थैंक यू सो मच। शो में इतना ही, नमस्कार।